बाद मुसलमान ठेला चला के, रेड़ी चला के, पंचर बना के, बिल्डिंग करके, मुर्गा बेच के, मछली बेच के, सब्जी बेच के, मिट्टी कोड़ के, मकान बना के, लेबर का काम करके मुसलमान जी लेगा, जीने के लिए तैयार है और भारत को देगा, भारत को स्वावलंबी बनाएगा, भारत को ताकतवर बनाएगा, भारत को मजबूत बनाएगा, बीजेपी को वोट भी देगा, और बीजेपी को वोट भी देगा। लेकिन मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। अक्सर मैं आपको दिखाता रहता हूं कि अनुच्छेद 341 की जो लड़ाई हाफिज गुलाम सरवर साहब व डॉक्टर एजाज अली साहब लड़ रहे हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे के बैनर पर, और धरना प्रदर्शन जंतर मंतर हो या मंडी हाउस, राजघाट या कोई भी ऐसा इलाका जहां मुस्लिम पसमंदा ज्यादा रहते हैं, अक्सर मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं इस लड़ाई को दिखाता रहूं और आप लोग देखते भी रहते हैं। पर अचानक से ही, जैसे कि कल को, आज है 15 मार्च और कल को है 16 मार्च, और नया बैनर सामने आ गया कि दलित मुस्लिमों को चाहिए सुरक्षा। इस तरह की पोस्ट मैंने देखी और हाफिज गुलाम सरवर साहब ने वो फेसबुक व अन्य प्लेटफॉर्म पर शाया की। मैं थोड़ा जानना चाहूंगा। हाफिज गुलाम सरवर साहब, स्वागत है भारत न्यूज 247 में आपका। और सबसे पहले मेरा सवाल यही है आपसे कि हमेशा आप और आपका संगठन अनुच्छेद 341 की बात करते हैं कि किसी तरह से भी जो दलित मुस्लिम यानी कि जो दबा कुचला मुस्लिम है उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, यानी कि आरक्षण मिलना चाहिए। पर ये सुरक्षा की बात कहां से आ गई? क्या पुलिस कम पड़ रही है, या कहां लग रहा है आपको कि देश के अंदर दलितों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, मैं तो बधाई देता हूं। आपका दिमाग कैसे इस जानिब गया कि भाई इस तरह का सवाल किया जाना चाहिए। हकीकत यह है कि इस बार मेरा जो पोस्टर है वो पोस्टर हम 341 में मुसलमानों को शामिल करो ये मांग लेकर हम जंतर मंतर पर नहीं जा रहे हैं। हम जो प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम कल सौंपेंगे उसमें हमने 341 पर जिक्र ही नहीं किया है, क्योंकि वो मामले बहुत पुराने हैं और मुस्तकिल हम लोग उस पर लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी हियरिंग चल रही है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा मुकद्दर में होगा तो जीत भी उसमें होगी। लेकिन मसला यह है कि आपको एक बात समझनी होगी जी। जैसे 10 अगस्त 1950 को अनुच्छेद 341 पे मजहबी कैद लगा दी, ये 341 वाला जो गिरोह है जो नॉन मुस्लिम में, जिससे एससी कहते हैं, आम लफ्जों में आम लोग हरिजन कहा करते थे जी, उस एक्ट को भी हरिजन एक्ट कहा करते थे। दरअसल उसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। 1989 में राजीव गांधी ने यह कानून लाया था कि एससी और एसटी को अगर कोई जाति सूचक हाँ, सब जाति सूचक गाली देगा, हाँ, या अपमानित करेगा या मारेगा पीटेगा, उस पर वो मार पीट के मुकदमे तो होंगे 324, 323 इत्यादि इत्यादि, एक अलग से उस पर मुकदमा होगा प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के अंडर, और वो इतना सख्त होगा कि वो बिलेबल नहीं होगा, उसमें बिल नहीं है। अब मैं आ रहा हूं, एससी और एसटी को ही ये कानून में लाया गया। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट हिंदी में बोलते हैं अत्याचार निवारण कानून। अत्याचार निवारण कानून जो 1989 में आया वो उसके लिए आया जो 341 के दायरे में थे जी। एक बात तो साफ हो गई। अब सवाल एक बहुत बड़ा पैदा होता है कि रिजर्वेशन की मांग जब हम करते हैं तो एक दबी सी आवाज दलितों के कुछ लीडरों के जरिए आती है कि भाई अगर इनको शामिल कर लोगे तो 15% में हमारा क्या होगा, ये भी आ जाएंगे, इनका भी एक बड़ा समूह है एससी कैटेगरी में, तो 15% में मारा मारी हो जाएगा, जैसे 27% में ओबीसी में हो रहा मारा मारी। तो इसलिए वो विरोध करते हैं दबे जबान, और उस एजेंडे को इनडायरेक्टली वो सपोर्ट करते हैं जिस एजेंडे ने ये पाबंदी लगवाई। समझ गए, इशारे में बिल्कुल। लेकिन हमारा कहना है दलित भाइयों से भी और सरकार से भी कि इन 70 वर्षों में मुसलमानों ने 341 के नाम पर वोट किसी पार्टी को नहीं दिया। हाँ, जबकि मुद्दा कई पार्टी ने बनाया है, वोट नहीं दिया मुसलमानों ने इस मुद्दे पर जी। मुसलमानों ने वोट दिया है सुरक्षा के मुद्दे पर। जब दंगे का दौर आप याद कीजिए,
राजीव गांधी के जमाने में, इंदिरा गांधी के जमाने में, जब दंगा शुरू हुआ, भागलपुर दंगा एक ऐसा दंगा था जिसके बाद ये तय हो गया कि भाई कांग्रेस हम लोगों को सुरक्षित नहीं रख सकती है। अच्छा। तो कांग्रेस के खिलाफ लालू यादव आए मैदान में। हाँ। लालू यादव ने कहा कि मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। मुलायम सिंह ने कहा मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। कांशीराम ने कहा मेरे साथ आइए मैं सुरक्षा दूंगा। देवी गौड़ा ने कहा मैं सुरक्षा दूंगा। ममता बोली मैं सुरक्षा दूंगा। माया बोली मैं सुरक्षा दूंगा। क्या बोली? जुबान से, अच्छा, भाषणों में जी। और हुआ क्या? सरकारें तो बदली, लेकिन मुसलमानों पर जो एट्रोसिटी हो रहे हैं, जो जुल्म ज्यादतियां हो रही है, वो बदस्तूर जारी है आज भी। बड़े दंगे तो रुक गए, लेकिन मॉब लिंचिंग के नाम पर और गाय के नाम पर दूसरे इल्जामात लगाकर जो मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, अपमानित किए जा रहे हैं, अब्दुल पंचर वाला, कटुआ मुल्ला, ऐसे शब्दों से जो नवाजे जा रहे हैं, उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक मिनट मैं रोकना चाहूंगा। आप हमेशा से दलित और पसमंदा जिसे कहा जा रहा है मुस्लिमों में, इनकी लड़ाई लड़ते हैं, इनकी बात करते हैं। नेशनल प्लेटफॉर्म हो या लोकल प्लेटफॉर्म हो या पंचायतें हो आपकी, पर धरना प्रदर्शन से लेकर हमने हर जगह देखा, पर कभी आपने इस तरह का मुद्दा उठाया नहीं। नहीं, आपको नहीं याद है, मैं अब याद दिला दूं। सर सवाल मेरा ये है आपसे कि सारे मुस्लिमों के लिए कर रहे हैं? नहीं, ये आ गया सवाल, आ गया आपका जी। पहली बात, तहफ्फुज़े माशरा कॉन्फ्रेंस के नाम से 2018 में बिहार के कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक बड़ी सभा डॉक्टर एम एजाज अली साहब की क़यादत में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के बैनर तले बहुत बड़ी सभा, जिसमें तकरीबन 20 से 25 हजार लोग शामिल हुए थे। हम लोगों ने किया था, मांग यही था मुसलमानों को SC/ST एक्ट में शामिल कर दीजिए, यानी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 में आपको शामिल कर दीजिए, ताकि जो जबान से आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, हमेशा जबान से कर रहे हैं, घबराओ मत हमें वोट दो, जो लोग मंचों से कहते थे कि मुसलमानों जब तक मैं हूं तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं करेगा, लालू जी ने कहा था कि मेरे जीते जी बाबरी मस्जिद नहीं टूट सकती। उनके जीते जी ही टूट भी गई, लगता है उनके जीते जी राम मंदिर का उद्घाटन भी हो जाएगा। ममता बनर्जी 50 बार कह चुकी हैं चोलवे ना, मगर चल रहा है, एट्रोसिटी हो रही है। नीतीश कुमार भी कहते हैं न्याय के साथ, मैंने विकास के, न्याय के साथ विकास, लेकिन लिंचिंग की घटनाएं अभी 2 दिन पहले भी बिहार में घटी, 3 दिन पहले छपरा में। जी। अब मेरा कहना है, हरियाणा और राजस्थान को तो आप सुन ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सारी घटनाएं आपके सामने हैं। मेरा कहना है हम किसी के शब्दों पर अब भरोसा नहीं करेंगे, हमें कानूनी तहफ्फुज़ फराहम करवाइए। एक बात ये, अब आपने कहा कि क्या सारे मुसलमानों के लिए, क्योंकि सारे मुसलमानों के लिए पॉसिबल नहीं है ये प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट डिप्रेस लोगों के लिए, हाशिए पर खड़े लोगों के लिए। इसमें कौन कौन से समाज को गिनते हैं? उसमें पसमानदा मुसलमान है, दलित मुसलमान है। अब मैं एक लाइन से कितनी बिरादरी आपको ज्यादा नहीं होंगी, 40, 45, 50? कोई बात नहीं, इसमें पूंजी नहीं। अब यही तो मैं कह रहा हूं सर, मैं मोदी जी को जो कल मेमोरेंडम में दे रहा हूं, उसमें यही तो मैं कह रहा हूं कि इसमें हिंग लगे ना फिटकिरी, रंग बड़ा चोखा। आपको इसके लिए कोई बजट नहीं बनाना, पैसे तो खर्च नहीं, न सुरक्षा, कोई बजट की जरूरत नहीं। आपने SC को ST को शामिल किया, कोई बजट नहीं बना इसके लिए साहब, वो तो थाने में हम शिकायत नहीं बजट सर, इसमें दंड कभी दिया जाता है? दिया जाता है, पैसा रखा जाता है। छोटा सा मामला है, छोटी सी रकम है, इसके लिए कोई स्पेशल बजट बनाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए ये मैं समझा रहा हूं। दूसरी बात है, इसमें किसी का नुकसान नहीं है। जैसे 341 में शमूलियत पर एक तबका कहता है कि मेरे 15% के हिस्से में ये कैसे आएंगे, लेकिन सुरक्षा में तो ये नहीं कह सकता कि मेरे हिस्से में क्यों आएंगे। भैया जैसा आपकी सुरक्षा वैसे मेरी सुरक्षा। सरवर साहब, मेरा सवाल यही है कि जिस तरह से शेख सैयद मुगल पठान, उनको कहा जाता है कि वो अमीर होते हैं, बड़े बड़े मदारिसों के और खानकाहों के मालिक होते हैं, पर उनमें भी गरीब होते हैं। और ऐसा नहीं कि पहलू खान को हम भूल जाएं। पहलू खान पसमानदा है। देखिए, नाम खान लगा लेने से, नाम खान लगा लेने से कोई खान नहीं होता। जो मॉब लिंचिंग की पूरी लिस्ट है, आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, लेकिन बदनसीबी हमारी है या मेरे कौम की है। जब ये बात कहेंगे तो लोग कमेंट में जरूर कहेंगे कि ये तो जातिवाद फैला रहा। अच्छा। अरे भाई, सच बोलना अगर बगावत है तो समझ लो कि मैं बागी हूं,
जितने भी मॉब लिंचिंग हुए हैं 99% मॉब लिंचिंग पसमानदा मुसलमानों के हुए हैं, जो पशु व्यापारी है, जो गोश्त बेचकर, मछली बेचकर, मुर्गा बेचकर, सब्जी बेचकर, अंडा बेचकर, रिक्शा चलाकर जो जिंदगी गुजर बसर करता है, उसके साथ इस तरह के हादसे होते हैं। जो अफसर ग्रेड के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज में अपने आप को एक अलग ढंग से रखते, उनके साथ इस तरह के हादसे नहीं होते। इल्ला माशाअल्लाह मजहब की बुनियाद पर। देखिए मजहबी तासुब तो है ही, उसकी जद में कोई भी आ सकता है, लेकिन स्पेशली जो माहौल बना है, शंभूलाल रेंगर ने जिसको मारा फराजुल को, वो पसमानदा मुसलमान। तबरेज अंसारी आपने सुना, वो पसमानदा। मजलूम अंसारी आपने सुना, वो पसमानदा। अभी जुनैद और नासिर आपने सुना। मैं कह तो रहा हूं, तो ये सारे अखलाक सलमानी बरादरी के थे। तो ये जो पूरी फहरिस्त आप निकालेंगे, जितनी तवील फहरिस्त है, और दंगे फसाद में भी मैं आपको बता दूं, दंगे फसाद मुसलमान कमाकर खाने को तैयार है। मैं मोदी जी से कह रहा हूं आपके चैनल के जरिए, मुसलमान को आप सिर्फ तहफ्फुज की गारंटी दे दीजिए। मुसलमान आपको की गारंटी, हाँ, सिक्योरिटी की गारंटी। हम मान लीजिए नाई है, बाजार में उसकी दुकान है, डेली सुबह निकलता नहा धोकर दुकान पर जाता है, दिन भर काम करता है, 500, 1000, 2000 रुपए लेकर लौटता है। अगर दंगे होंगे, कर्फ्यू लगेगा, वो कहां जाएगा? बाल काटने की दुकान पहले बंद होगी। बैलेंस उसके घर में होता नहीं, 1000 रुपया कमाता, उसके घर का बजट ही लगभग 1000 का होता। वो गया काम से, धोबी कपड़ा धोने जाता है, बाजार में ही लॉन्ड्री है उसका। दंगा हो गया, कर्फ्यू लग गया, कहां जाएगा आप? पहले बस समझिए, सरकारी नौकरों को तो कर्फ्यू लग गया, तो तनख्वाह चालू है और आराम अलग कर लेते, आराम अलग है। बड़े व्यापारियों को 10 दिन बंद हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो रोजमर्रा के मजदूर, इसमें आप ये भी तो जोड़ सकते थे कि सिक्योरिटी के साथ साथ अगर कहीं दंगे फसाद होते हैं तो नहीं, ये अगर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में अगर पसमानदा दलित मुसलमानों को शामिल कर लिया जाएगा, तो दंगे फसाद पर इनडायरेक्टली रोक लग जाएगा। तो क्या उम्मीद है आपको कि ये बात आपकी मानी जाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि दरगाहों से और नहीं, सुनिए सर, मेरी बात सुन लीजिएगा। एक कहावत भी है आप लोगों में कि हमारा तो हर चीज का अल्लाह मालिक है, तो फिर सरकार पर भरोसा क्यों और सरकार से उम्मीद क्यों? देखिए ये सब कुछ बातें ऐसी है ना, बड़ी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंसिटिव वर्ड है ये, संवेदनशील शब्द है। अल्लाह बिल्कुल सबका निगहबान है, नो डाउट। खुदा की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर नरेंद्र मोदी कहां से आ गया? ये योगी कहां से आ गया जी? ये अमित शाह कहां से आ गए जी? ये मोहन भागवत कहां से आ गए जी? तो ये नाउज बिल्ला खुदा की मर्जी के खिलाफ आ गए क्या? ये भी तो खुदा की मर्जी से आए ना। बात समझिए, जब पत्ता ही नहीं हिल सकता तो मोदी कैसे आ सकते हैं? मेरा कहना ये सारी बातें मजहबी है। हम जिस मुल्क में रहते हैं, यहां बात समाजी, सियासी और संवैधानिक बातें होंगी। सियासी बातें यह है कि दंगे फसाद में लुटता और पिटता है गरीब। अब्दुल पंचे वाला मारा जाता है, रिक्शा ठेला वाला मारा जाता है, रेहड़ी झल्ली वाला मारा जाता है, रेहड़ी पटरी वाला मारा जाता है। इसलिए दंगे फसाद पर कानूनी ब्रेक लगाने के लिए एट्रोसिटी एक्ट में मुसलमानों के उस तबके का शामिल होना बहुत जरूरी है। हम मोदी जी से यही तो कह रहे हैं कि आपको न बजट बनाना है। आज तक तमाम सरकारों ने सिर्फ जुबानी जमा खर्च किया है, आप कानूनी काम कर दीजिए। आप पसमानदा की बात कर रहे हैं ना भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी जी ने कहा है पसमानदा का ख्याल हमको करना चाहिए, उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए, उनके लिए योजनाएं बनानी चाहिए। और कुछ पसमानदा कथित नेता कूदने भी लगे हैं, आपको पता है। लेकिन इशू क्या है? मैं अगर अपने समाज के बीच जाकर कहूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, तो समाज पूछेगा क्यों क्यों वोट दूं? ये सवाल आता है, आएगा, बिल्कुल आना चाहिए। कई सारे इल्जाम बीजेपी पे लगते भी हैं, बिल्कुल लगते हैं, वो वाजिब भी लगते हैं, गैर वाजिब भी लगते हैं, लेकिन इल्जाम गलत नहीं लगते हैं। ऐसे में मैं प्रधानमंत्री जी से कहता हूं कि अगर वोट की ही पॉलिटिक्स है जी, तो कम से कम ठीक है, 341 का मामला तो कोर्ट में है, वो अदालत फैसला करेगी। लेकिन कम से कम जो आपके हाथ में है, और ये स्टेट भी नहीं कर सकती, इसके लिए केंद्र को इशारा करना पड़ेगा। हल्का सा मामला है, इसमें कोई संसद को बैठा के और बहस करना, सरकार सिर्फ चाल है, मोदी जी सिर्फ चाल है आज नहीं। फिर भी एक आप धरना दे रहे हो, ज्ञापन दे रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक पूरा मोर्चा है, मुस्लिम मोर्चा, और काफी सारे मुस्लिम नेता हैं, आप उनसे भी तो मिलकर बात कर सकते थे। मोदी जी उनके कहने से कर देंगे? सर, अच्छा सवाल आप करते हैं कि वाकई क्या पत्रकारिता।
भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुस्लिम मोर्चा है। शाहनवाज को आप जानते हैं? अच्छा सवाल, अच्छा सवाल। साबिर अली को आप जानते हैं? जवाब तो सुन लीजिए। हाँ। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, ये मैं कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी मुस्लिम मोर्चा था कि नहीं था? अकलियती सेल जिसके इमरान प्रतापगढ़ी आज भी चेयरमैन है। इससे पहले दूसरे नेता थे, उससे पहले तीसरे नेता थे। कांग्रेस जब से है तो माइनॉरिटी सेल है वहां। क्यों नहीं 341 में तरमीम करवा दिया? क्यों नहीं मुस्लिम दलितों को शामिल करवा दिया? आप पार्टी के उन गुलामों से ये उम्मीद करते हैं जो जुबान भी नहीं खोल सकते, और आप कहते हैं वो प्रधानमंत्री जी से कर देंगे, और आप धरना देंगे, लेटर देंगे, वो कल को रिपोर्ट पेश करेंगे मोर्चे वाले के भाई हमारे नहीं, ये गलत अफवाह है। मोर्चे का रिपोर्ट सारे मुस्लिम सही हैं, आप उनके साथ हैं। इतना मोदी जी को पता है, इतना सरकार चलाने वाले सत्ता पर जो लोग हैं उनको खूब पता है हालात क्या है। और मोदी जी को यह भी पता है कि हमने पसमानदा बोल तो दिया है, स्वागत तो हो रहा है, वोट में परिवर्तित नहीं होगा, और मैं कह भी रहा हूं कि नहीं होगा। क्योंकि आपके लोग जब जाएंगे समाज में, समाज पूछेगा कि क्यों दूं वोट। आप कहेंगे शौचालय तो वो तो सबके लिए दिया, आप कहेंगे कॉलोनी और घर वो तो सबके लिए, सड़क तो सबके लिए, आपने हमारे लिए अलग से क्या कुछ किया? मैं कह रहा हूं अलग से आप सुरक्षा कर दीजिए, उपाय कानूनी, और आप सुरक्षा के बाद मुसलमान ठेला चला के, रेल चला के, पंचर बना के, बिल्डिंग करके, मुर्गा बेच के, मछली बेच के, सब्जी बेच के, मिट्टी कोड़ के, मकान बना के, लेबर का काम करके मुसलमान जीने के लिए तैयार है, और भारत को देगा, भारत को स्वावलंबी बनाएगा, भारत को ताकतवर बनाएगा, भारत को मजबूत बनाएगा, बीजेपी को वोट भी देगा, बीजेपी को वोट भी देगा। लेकिन शर्त यह है कि आप कुछ दीजिए तो सही, आप एक कदम तो आगे बढ़िए। बस इतनी सी मांग है, इतनी सी मांग है। कुल मिलाकर ना फिटकरी शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर बीजेपी के उन, खास करके मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो माइनॉरिटी मोर्चे में मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, यानी कि बहुत बड़ा एक समूह है मुस्लिमों का जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करता है। अब जरूरत यह है कि हाफिज गुलाम सरवर ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे के बैनर तले 16 मार्च को एक ज्ञापन देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप सिर्फ इतना सा काम कर दो कि आप मुस्लिमों को सुरक्षा की गारंटी दे दो और बदले में सारा वोट ले लो। तो ये जिम्मेदारी यूनाइटेड ऑल क्या कहते हैं जो कि मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बनती है, चाहे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी हो या दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कारी हारून, उन सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि अब बात सुरक्षा की हो जानी चाहिए, क्योंकि यह दलित मुस्लिमों का अधिकार बन चुका है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 24/7।